क्वेश्चन नंबर 1, राइट, ये किस किस का डाउट है? रेज योर हैंड। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 काफी सारे लोगों का डाउट है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? द लार्वा ऑफ पेट्रोमाइजोन, लार्वा ऑफ पेट्रोमाइजोन। तो पेट्रोमाइजोन का जो लार्वा होता है वो एमोसीड लार्वा होता है। क्या होता है? एमोसीड, राइट, एमोसीड। दिस इज द लार्वा ऑफ पेट्रोमाइजोन and this larva is also the connecting link between cephalochordata and what? Between cephalochordata and cyclostomes. Cyclostomes में पेट्रोमाइजोन आता है, right? And the larva that you called ammosid, that is resembled to cephalochordata. That's why this larva ammosid is also what? This is also what? Connecting link between cephalochordata and साइक्लोस्टोम्स, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसमें किस किस को डाउट है? रेज योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में 2-3 लोगों को डाउट है, ज्यादा लोगों को डाउट है नहीं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल इज ट्रू। यहाँ पे पूछा है कि स्केलेटल मसल से रिलेटेड स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो स्केलेटल मसल आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, द सार्कोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल इज कंटेन्ड विद इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बिल्कुल गलत ऑप्शन है ये भाई। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सार्कोप्लाज्म नहीं होता। मसल सेल, स्केलेटल मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म को ही सार्कोप्लाज्म कहते हैं, ना कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सार्कोप्लाज्म होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए काइंड ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दैट इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम इन what? Skeletal muscle cell. So this option is completely incorrect. Second option देखिए, when a muscle contracts the A band of the sarcomere lengthen. Is that clear to all of you? जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो A बैंड की लेंथ बढ़ती है। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, A बैंड की लेंथ रिड्यूस हो जाती है एट द टाइम ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। थर्ड ऑप्शन देखिए, व्हेन ए मसल कॉन्ट्रैक्ट द एच बैंड ऑफ द सार्कोमियर शॉर्टन। बिल्कुल सही। जो एच बैंड होता है, आपने सार्कोमियर का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, सार्कोमियर में बिल्कुल सेंटर में एच बैंड होता है। सभी ने सार्कोमियर का स्ट्रक्चर पढ़ा है? तो सेंटर में एच बैंड होता है, वो क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है। ए बैंड क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है। एच बैंड क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है। आई बैंड क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? कौन से बैंड की लेंथ बढ़ती है? क्वेश्चन फॉर यू, कौन से बैंड की लेंथ बढ़ती है एट द टाइम ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन? डू यू नो अबाउट दिस? दैट इज ओ बैंड। ओ बैंड मतलब ओवरलैपिंग बैंड, जहां पे एक्टिन एंड मायोसिन इक्वली, राइट, एक्टिन और मायोसिन की ओवरलैपिंग इक्वली होती है, उसे आप ओ बैंड कहते हैं। बता देता हूं मैं। जैसे सपोज दैट आपने पढ़ा होगा, ध्यान दीजिए यहां पे, ये क्या है? सार्कोमियर। सार्कोमियर में ये क्या है आपका? एक्टिन और ये मायोसिन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसके बाद फिर से एक्टिन, राइट, अल्टरनेटिवली लाई करते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। तो यहां पे कौन सा बैंड है? एच बैंड है। कौन सा है ये? इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? ए बैंड कौन सा है यहां पे? ये जो कि पूरे मायोसिन को कवर करता है, ये ए बैंड होता है। और साइड वाला कौन सा है? आई बैंड। ऐसे होता है। तो यहां पे ए बैंड हो, राइट, आई बैंड हो, दोनों की लेंथ रिड्यूस होगी, एच बैंड की भी लेंथ रिड्यूस होगी। लेकिन जो ओवरलैपिंग बैंड होता है, ओवरलैपिंग बैंड मतलब जहां पे मायोसिन और एक्टिन इक्वली ओवरलैपिंग करते हैं, ओ बैंड मतलब ओवरलैपिंग बैंड। तो अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो यहां पे ये एक्टिन नजदीक आएंगे दोनों, जितना ज्यादा दोनों एक्टिन नजदीक आएंगे उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग बढ़ेगी बिटवीन मायोसिन एंड एक्टिन। आर यू गेटिंग और नॉट? तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? ओवरलैपिंग बैंड की लेंथ बढ़ जाती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, इसके जैसा ही है। ये ओ बैंड सिर्फ इसकी लेंथ बढ़ती है, बाकियों की लेंथ जो होती है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद तो यहां पे थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, एच बैंड की लेंथ रिड्यूस हो जाएगी। फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है? द लाइट बैंड ऑफ द सार्कोमियर
आर द रीजन्स वेयर एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट ओवरलैप। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइट बैंड है सार्कोमियर रीजन में, जहां पे कि एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो उसके बारे में क्या बोल रहा है, द लाइट बैंड ऑफ सार्कोमियर आर द रीजन्स वेयर एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट ओवरलैप। ठीक है, नहीं, आई बैंड लाइट बैंड होता है, वहां पे एक्टिन मायोसिन ओवरलैप नहीं करता है। एक्टिन मायोसिन किस में ओवरलैप करता है, या तो ए बैंड में, और इक्वली ओवरलैप कहां पे होता है, ओ बैंड में, और ओ बैंड की लेंथ बढ़ जाती है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 2 में, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। इज दैट क्लियर? दैट इज राइट स्टेटमेंट, और बाकी सब गलत है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में किस को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इसने, कॉकरोच एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। कॉकरोच में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखा जाता है। डाइमॉर्फिज्म का मतलब यानी कि यहां पे बोथ सेक्स लुक डिफरेंटली, जहां पे दोनों सेक्स डिफरेंटली दिखते हैं, राइट, वो डाइमॉर्फिज्म। तो कॉकरोच में मेल सेक्स, फीमेल कॉकरोच और मेल कॉकरोच में डिफरेंस होता है, राइट। मेल कॉकरोच में एनल स्टाइल होते हैं, फीमेल कॉकरोच में एनल स्टाइल नहीं होते। पहला डिफरेंस तो ये। और दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि मेल कॉकरोच के जो विंग्स है वो उसके एब्डोमेन से ज्यादा लॉन्गर होते हैं, पूरे एब्डोमेन को कवर कर देते हैं और उससे भी बाहर को निकल आते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये एक डिफरेंस है, दो डिफरेंस है मेल और फीमेल कॉकरोच में। मेल में एनल स्टाइल्स आर प्रेजेंट and the wings of the male cockroach are longer than abdomen. Are you getting or not? तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 में, फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर, यानी कि एनल स्टाइल एंड विंग्स लॉन्गर देन एब्डोमेन। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ आई चीजें? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में किस किस को डाउट है? रेश योर हैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलिया कॉल्ड एपेंडाइमा इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ, देखिए ये सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है। आपने पढ़ा होगा ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? ब्रेन में टोटल कितने वेंट्रिकल्स होते हैं? वैसे तो ब्रेन में 5 वेंट्रिकल्स होते हैं, बट मेजर वेंट्रिकल्स होते हैं 4। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे एक वेंट्रिकल कॉर्पस कैलोसम में भी होता है, अगर आपने पढ़ा हो 5th वेंट्रिकल, सूडो वेंट्रिकल भी कहा जाता है उसको, लेकिन मेजर जो वेंट्रिकल है 4। अब ये जो वेंट्रिकल की जो लाइनिंग होती है, द लाइनिंग ऑफ द वेंट्रिकल इज मेड अप ऑफ सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू एंड दैट यू कॉल्ड एपेंडाइमा, या एपेंडाइमल टिश्यू कहा जाता है। ये एपेंडाइमल टिश्यू कोरोइड प्लेक्सिस बनाने का काम करता है। कोरोइड प्लेक्सिस समझते हैं आप? कोरोइड प्लेक्सिस ब्रेन में वो पार्ट है जो कि सीएसएफ को रिलीज करता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये एपेंडाइमल सेल या एपेंडाइमा टिश्यू जो है हेल्प्स टू सिक्रीट सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो एपेंडाइमा सिर्फ ब्रेन के वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है पूरी बॉडी में, एंड दीज आर द सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू एंड दीज हेल्प्स टू फॉर्म कोरोइड प्लेक्सिस। कोरोइड प्लेक्सिस किस किस से मिलकर बना होता है? दिस एपेंडाइमल टिश्यू एंड वहां पे जो आर्टरीज होती हैं ब्रेन में, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर कोरोइड प्लेक्सिस बनता है। और वहां पे जब ब्लड फिल्टर होता है उन आर्टरीज से, इज दैट क्लियर? तो वहां पे फिल्टर होने के बाद वो सीएसएफ को बना देता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 किस किस का डाउट है? रेश योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया? देखिए ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी एसोसिएटेड विद ए डिक्रीज इन द कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ नर्व इंपल्सेस इन ए न्यूरॉन। इसने बोला है कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी एसोसिएटेड, इसमें से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है विद ए डिक्रीज इन द कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ नर्व इंपल्स इन ए न्यूरॉन। न्यूरॉन में जो नर्व इंपल्स की जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है उसके डायमीटर पे, ना कि उसकी लेंथ पे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला है इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द एक्सोन। एक्सोन की लेंथ से बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि उसकी यहाँ पे जो वेलोसिटी है, एक्सोन की लेंथ बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि वहां पे नर्व इंपल्स का जो जनरेशन होता है वो लोकल होता है, उसमें वोल्टेज गेट चैनल्स होते हैं, और थ्रू आउट अलोंग दी, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अलोंग दी एक्सोन लेंथ वहां पे वो वोल्टेज गेटेड चैनल्स है, तो लेंथ का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है नर्व कंडक्शन के वेलोसिटी में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रिमूविंग दी माइलिन शीथ, ये बिल्कुल सही कहा।
रिमूविंग दी माइलिन शीथ, ऐसे न्यूरॉन जिसमें कि माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है उनको आप क्या कहते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन। और ऐसे न्यूरॉन जिसमें माइलिन शीथ एब्सेंट होती है वो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, राइट। माइलिनेटेड न्यूरॉन में कंडक्शन ज्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, क्योंकि माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो कंडक्शन होता है उसको क्या कहते हैं आप, सॉल्टेटरी कंडक्शन। आर यू गेटिंग और नॉट? बात समझ में आ रही है? आपको पता होना चाहिए एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, राइट। ये सपोज दैट उसका एक्सोनल पार्ट है और एक्सोनल पार्ट किससे सराउंड होता है, माइलिन शीथ से। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो माइलिन शीथ है ये कंटीन्यूअस नहीं होती, कहीं कहीं पे ये माइलिन शीथ डिसकंटीन्यूअस होती है, जिसको आप क्या कहते हैं, नोड ऑफ रैनपियर। एंड यहाँ पे इन दैट केस जो कंडक्शन होगा तो नर्व इंपल्स क्या करेंगे, इस माइलिन शीथ को नर्व इंपल्स क्रॉस ही नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पे कोई भी गेटेड चैनल प्रेजेंट नहीं होता है कि यहाँ पे इस जगह से आयन अंदर एंटर करेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और ये जो माइलिन शीथ होती है ये एक बायोलॉजिकल इंसुलेटर है। क्या है ये? इससे कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता, कोई चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, यानी कि बायोलॉजिकल इंसुलेटर है। जहां पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी वहां पे कुछ भी फ्लो नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जो चार्ज होते हैं, आयंस होते हैं, कौन सा आयन, मेनली सोडियम आयन, राइट। तो यहाँ पे आयंस क्या करते हैं, वो जंप करते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे इसको आप क्या कहते हैं, सॉल्टेटरी कंडक्शन। अब फास्ट कंडक्शन कब होगा, जब जंप करेगा या जब रन करेगा, जब जंप करेगा, क्योंकि वो एक बार में ज्यादा डिस्टेंस क्रॉस कर रहा है, राइट। बात समझ में आ रही है? तो माइलिनेटेड न्यूरॉन में ज्यादा फास्ट कंडक्शन होता है एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो यहाँ पे माइलिनेटेड न्यूरॉन का भी वेलोसिटी पे इफेक्ट पड़ता है। वेलोसिटी बढ़ेगी अगर न्यूरॉन माइलिनेटेड होगा, क्योंकि वहां पे जो इंपल्सिस हैं या वहां पे जो चार्ज हैं वो क्या करते हैं, जंप करते हैं। सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं इसको। आप क्या कहते हैं, सॉल्टेटरी, डिराइव्ड फ्रॉम ए वर्ड जिसका नाम होता है सॉल्टेयर। क्या नाम होता है, सॉल्टेयर का मतलब होता है टू जंप। क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्टेयर, टू जंप। तो सॉल्टेटरी कंडक्शन यानी कि जिसमें कि जंप मार के कंडक्शन हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ेगी। तो ये इसकी वेलोसिटी पे इफेक्ट डालता है, राइट। इसने ये पूछा कि कौन सा एसोसिएटेड नहीं है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, वो एसोसिएटेड नहीं है। लेंथ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वेलोसिटी में, नर्व कंडक्शन की वेलोसिटी में। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है, क्या है, कूलिंग द एक्सोन, राइट। कूलिंग द एक्सोन, इसने बोला डिक्रीज से एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। अगर आप एक्सोन को कूलिंग करते हैं, राइट, तो उससे वेलोसिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी। टेम्परेचर बड़ा कम कर रहे हो, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो नर्व कंडक्शन भी ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर कम कर रहे हो तो नर्व कंडक्शन भी कम हो जाता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये भी एसोसिएटेड है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है रिड्यूसिंग द एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम कॉन्सेंट्रेशन। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो क्या कंडक्शन होगा प्रॉपर तरीके से? नहीं होगा, यानी कि उससे भी डिक्रीज हो सकता है, यानी कि ये भी एसोसिएटेड है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एसोसिएटेड क्या नहीं है, वो है लेंथ ऑफ एक्सोन, और बाकी जो नीचे के वाले तीनों ऑप्शन है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में किस किस को डाउट है, रेज योर हैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये इसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व अराइजेस फ्रॉम ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑर्गन ऑफ कॉर्टी से जो अराइज होती है नर्व, राइट, दैट इज ए पार्ट ऑफ क्रैनियल नर्व। किसका पार्ट है वो? क्रैनियल नर्व का पार्ट है, जिसको आप ऑडिटरी नर्व कहते हैं। ऑडिटरी नर्व के दो पार्ट होते हैं, एक कॉक्लियर पार्ट, आर यू गेटिंग और नॉट, और दूसरा वेस्टिबुलर पार्ट। इज दैट क्लियर? वेस्टिबुलर पार्ट जो है सेमी सर्कुलर कैनाल या फिर कौन सा आपका, या यू कैन से ऑटोलिथ ऑर्गन, ठीक है। ऑटोलिथ ऑर्गन से वेस्टिबुलर पार्ट बनता है ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी नर्व का, और ऑर्गन ऑफ कॉर्टी से कोक्लियर पार्ट बनता है ऑडिटरी नर्व का। इज दैट क्लियर? तो ऑडिटरी नर्व की दो ब्रांच है, दो शाखाएं हैं, वन इज वेस्टिबुलर पार्ट, अनदर इज कोक्लियर पार्ट। इज दैट क्लियर? और बाद में इन दोनों को कंबाइन करके एक ऑडिटरी नर्व बनती है। इज दैट क्लियर? जो कि सिग्नल लेके जाती है आपके ब्रेन तक। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी का जो पार्ट है, जो नर्व है, उससे एसोसिएटेड कौन सी नर्व हुई आपकी? कॉक्लियर नर्व। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 किस किसका डाउट है? रेज योर हैंड। काफी सारे लोगों का। देखिए, इसने बोला है ए पर्सन
who shows unpredictable moods, right? Outburst of emotions, quarrelsome behavior and conflicts with other is suffering from. देखिए ये सारे के सारी जो कंडीशन है, अनप्रेडिक्टेबल मूड हो जाना, इमोशंस का आउटबर्स्ट हो जाना, ये सारी जो प्रॉब्लम है ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में होती है। ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कुछ लोगों में जेनेटिकल भी होती है और कुछ लोगों में ऐसे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पास्ट ट्रॉमा की वजह से भी डेवलप हो जाते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पास्ट में इंसिडेंट्स उसके साथ कुछ अच्छे नहीं हुए होते हैं, तो एट द एंड ये बॉर्डर पर्सनैलिटी यू नो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जिसको आप बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में किस किस को डाउट है? रेज योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 8 किसी को डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है इसने? ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स थ्रू ए नर्व फाइबर द पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये यहाँ पे इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यानी कि इनर साइड ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन की बात कर रहा है। तो इसने बोला है कि ट्रांसमिशन के टाइम पे जब नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है थ्रू ए नर्व फाइबर, तब वहां पे द पोटेंशियल ऑफ द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें कौन से टाइप का इलेक्ट्रिक चार्ज होगा? देखिए यहाँ पे ट्रांसमिशन में 3 मेजर इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं। पहले वाला पोलराइजेशन, दूसरे वाला डीपोलराइजेशन और तीसरे वाला रीपोलराइजेशन, राइट? पोलराइजेशन में ये तीनों स्टेप इसने पढ़े होंगे अच्छे से, उसको आइडिया होगा। पोलराइजेशन में अंदर की साइड क्या होता है? नेगेटिव। तो पहले नेगेटिव, उसके बाद डीपोलराइजेशन। इज दैट क्लियर? डीपोलराइजेशन में जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स होता है, एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, तो वहां पे अंदर की साइड क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज, जब सोडियम अंदर एंटर करेगा। उसके बाद फिर वो रीपोलराइजेशन, यानी कि फिर से वो उसको रेस्टिंग पोटेंशियल की रिकवरी करनी है, ठीक है? तो थर्ड टाइम में फिर से वो नेगेटिव हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो फर्स्ट नेगेटिव, देन पॉजिटिव एंड आफ्टर दैट नेगेटिव, ये 3 स्टेप्स होते हैं। तो पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। सिर्फ डीपोलराइजेशन में अंदर की साइड पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और बाकी पोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन में इन दोनों में अंदर की साइड क्या हो जाते हैं? नेगेटिव चार्ज, रेस्टिंग पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए, क्योंकि बिना रेस्टिंग पोटेंशियल के एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इसमें किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 10 में किसी को डाउट है? आप ही को है क्या बस? हाँ आपको है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ड्यू टू सर्टेन रीजंस इफ आवर गॉबलेट सेल्स बिकम नॉन फंक्शनल इट विल एडवर्सली अफेक्ट। देखिए गॉबलेट सेल का जो काम होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में होती है, और इसका जो रोल होता है ये म्यूकस सिक्रीटिंग सेल है। क्या है ये? तो म्यूकस सिक्रीटिंग सेल है, यानी कि इट लुब्रिकेट्स द फूड व्हाटएवर यू विल ईट एंड दैट विल बी लुब्रिकेटेड बाय द म्यूकस व्हिच सिक्रीटेड फ्रॉम द, कहां से निकलता है? म्यूकस गॉबलेट सेल से निकलता है। अगर आपकी गॉबलेट सेल्स खराब हो जाए तो आपका राइट गॉबलेट सेल्स काम करना बंद कर दे तो आपका जो फूड है वो लुब्रिकेट नहीं हो पाएगा, और फूड लुब्रिकेट नहीं हो पाएगा तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। इसमें क्या बोला है? स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउनवर्ड्स द इंटेस्टाइन दैट विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट म्यूकस बिकॉज लुब्रिकेशन इज रिक्वायर्ड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिना लुब्रिकेशन के स्मूथली फूड जो है दैट विल नॉट पासिस थ्रू द इंटेस्टाइन और अदर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में 4th विल बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 में किस किस को डाउट है? रेज योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें बोला है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम डू नॉट कोरोड लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बिकॉज। देखिए जो प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स में क्या हो गए आपके? लाइक पेप्सिनोजन, लाइक प्रोरेनिन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? या रेनिन एक्टिव होने के बाद उसको रेनिन कहते हैं, और बिफोर एक्टिवेशन प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन को एक्टिव होने के बाद पेप्सिन एंड बिफोर दैट पेप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन, इज दैट क्लियर? काइमोट्रिप्सिन, इज दैट क्लियर? इज द एक्टिव फॉर्म। तो ये जितने भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम यानी कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये जितने भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सिक्रीट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से या पैनक्रियाटिक ग्लैंड से, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सारे इनएक्टिव फॉर्म में ही निकलते हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। अदरवाइज जो इंटरनल लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, इज दैट क्लियर?
दैट कैन बी कोरोडेड बाय दीज एंजाइम्स, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये इनएक्टिव फॉर्म में निकलते हैं। बाद में वो बात अलग है कि इनको HCl जैसे कंटेंट जो है एक्टिवेट कर देते हैं व्हेन फूड विल बी देयर इन योर एलिमेंट्री कैनाल, इन योर गट। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो इसमें पूछा है प्रोटीलाइटिक एंजाइम डू नॉट कोरोड लाइनिंग द एलिमेंट्री कैनाल बिकॉज दे आर सिक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म। ये इनएक्टिव फॉर्म में निकलते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसलिए ये इनका जहां से निकलते हैं वहां पे उस लाइनिंग को का कोरोजन नहीं कर पाते। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बाद में वो एक्टिवेट होते हैं व्हेन फूड इज देयर। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में किसी को डाउट है? रेज योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 12 खाली आपको डाउट है तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है इसने विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ विटामिन, इट्स नेचर एंड इट्स डेफिशिएंसी डिजीज। इसमें से पूछा है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है, कौन सा करेक्ट है जो कि विटामिन और उनके डिफिशियंसी डिजीज को शो करता है। तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है विटामिन ए। इज दैट क्लियर? जिसको आप रेटिनॉल भी बोलते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो विटामिन ए फैट सोल्यूबल है, ये बात सही है। फैट सोल्यूबल विटामिन में कौन कौन से विटामिन आते हैं? ए, डी, ई एंड के। तो यहाँ पे फैट सोल्यूबल है, ये बात ठीक है, लेकिन बेरी बेरी बी कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है, ना कि विटामिन ए की वजह से होता है। तो ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखिए विटामिन के वाटर सोल्यूबल, राइट, ये बिल्कुल ठीक है, विटामिन के वाटर सोल्यूबल है, लेकिन पेलेग्रा विटामिन के की कमी की वजह से नहीं होता है, क्योंकि विटामिन के का रोल क्या होता है? हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। तो इससे ब्लड क्लोटिंग रिलेटेड डिफेक्ट्स डेवलप होते हैं, ना कि पेलेग्रा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद थर्ड ऑप्शन देखिए विटामिन ए फैट सोल्यूबल नाइट ब्लाइंडनेस, ये बिल्कुल सही है, राइट। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। जो विटामिन ए है उसकी कमी की वजह से क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। इज दैट क्लियर? रोड सेल्स की फॉर्मेशन रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि रोड सेल्स में इस्तेमाल होता है क्या? विटामिन ए, डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो रोड सेल्स नहीं बन पाएगी। रोड सेल्स हेल्प्स टू सी इन डार्क। किसमें? रात के टाइम में या कम उजाले में रोड सेल हेल्प करती है। तो नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होगी विटामिन ए की कमी की वजह से, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन में विटामिन के दिया है फैट सोल्यूबल वेरी वेरी, ये बिल्कुल गलत है, राइट। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 में किसको डाउट है? रेज योर हैंड। पाइलोरस इज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ, पाइलोरस इज द पार्ट ऑफ स्टोमक। स्टोमक का जो लोअर मोस्ट रीजन होता है दैट यू कॉल्ड पाइलोरस, तो वो कहां पे लाई करेगा? स्टोमक एंड ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के जंक्शन पे लाई करेगा पाइलोरस। आर यू गेटिंग और नॉट? यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर भी प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में किस को डाउट है? रेज योर हैंड। काफी सारे लोगों को डाउट है क्वेश्चन नंबर 14 में, नीचे कीजिए हाथ। रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन सेल इंक्रीज। देखिए रेट और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन कब इंक्रीज होगी? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है रेगुलेशन इन रेस्पिरेशन या रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन अगर आपने पढ़ा है, तो उसमें मेन जो सेंटर्स होते हैं रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के लिए, उसमें एक न्यूमेटैक्सिक सेंटर होता है और दूसरा कौन सा होता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वो कहाँ होते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा में, ठीक है। और ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ब्रीदिंग रिदम को मेंटेन करके रखता है। इज दैट क्लियर? जब आपकी बॉडी की एनर्जी डिमांड बढ़ती है, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। तो ब्रीदिंग रेट बढ़ता है, राइट। कौन बढ़ाता है उसको? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, राइट, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर सेंसिटिव होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड CO2, ठीक है। इसको स्टिमुलेट करने के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन एंड CO2। अगर आपके ब्लड में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है या CO2 का लेवल बढ़ रहा है, जब CO2 का लेवल बढ़ता है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में पढ़ा होगा आपने, राइट। तो अगर आपके ब्लड में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, शायद यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ऑप्शन में नहीं है, तो ये दो ऑप्शन होते हैं, एक तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और दूसरा ऑप्शन है CO2 कंसंट्रेशन। ये दोनों जब ब्लड में बढ़ते हैं तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में इनके लिए रिसेप्टर्स हैं, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जो कि उसको स्टिमुलेट कर देते हैं रेस्पिरेटरी रिदम
सेंटर को, इज दैट क्लियर? और जिसकी वजह से आपका फिर बाद में, क्योंकि आपकी बॉडी को अभी ऑक्सीजन की डिमांड है, CO2 का लेवल बढ़ चुका है, तो ऐसे केस में आपका रेट एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज, इज दैट क्लियर? तो किस किस के लिए सेंसिटिव है वो? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड CO2 कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी दिया होता है कि दोनों ही ऑप्शन दिए होते हैं, देन व्हाट विल यू डू? देन मोस्ट अप्रोप्रिएट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर दोनों ही ऑप्शन में होंगे तो, यहाँ पे एक ही दिया ऑप्शन में, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी है। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी देखने के लिए मिलेंगे जहां पे दोनों दिए होते हैं, इन दैट केस मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि उसके लिए ज्यादा रिसेप्टर होते हैं कंपैरेटिवली CO2 के, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में किसी को डाउट है? रेश योर हैंड। किसी को डाउट नहीं 15 में? आपको डाउट है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है? व्हेन मैन inhales air with normal concentration of O2 along with carbon monoxide he suffer from suffocation because, देखिए आप नॉर्मल ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो नॉर्मल ऑक्सीजन आपको मिलती है, आप नॉर्मल ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन आप नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी ले रहे हैं, ठीक है? कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है। ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग एफिनिटी राइट विद हीमोग्लोबिन 200 to 300 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन, ठीक है? और वो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ इरिवर्सिबली बाइंड करती है, इज दैट क्लियर? वो परमानेंटली बाइंड कर जाती है। एक बार उसने किसी हीमोग्लोबिन के साथ वो बाइंड कर गई, तो वहां पे हीमोग्लोबिन के साथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करेगी तो एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? तो एक स्टेबल कंपाउंड बनने की वजह से देयर विल बी नो फ्री हीमोग्लोबिन इन योर ब्लड, ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन होगा, और अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन होगा तो टिश्यू में ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो जाएगा, एंड इवन सीवियर केसेस में डेथ में बी ड्यू टू एस्फाइक्सिया। एस्फाइक्सिया समझते हैं आप? शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज, इज दैट क्लियर? तो सफोकेशन या एस्फाइक्सिया की वजह से डेथ हो जाएगी पर्सन की, क्योंकि फ्री हीमोग्लोबिन नहीं है, क्योंकि सारा हीमोग्लोबिन किसके साथ अटैच हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। अब ऑक्सीजन किसके साथ कैरी करेगा? आर यू गेटिंग और नॉट? तो ब्लड में या टिश्यूज तक ऑक्सीजन तो पहुंच ही नहीं पाएगी ना, इज दैट क्लियर? इन दैट केस व्हाट विल हैपन? क्या होगा उस केस में? डेथ ड्यू टू एस्फाइक्सिया, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे ये हो गया आपका सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 15। हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद कार्बन मोनोऑक्साइड इंस्टेड विद ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट कैन नॉट बी डिसोसिएट, और वो जो प्रोडक्ट बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के साथ, दैट प्रोडक्ट विल नॉट बी डिसोसिएट, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 में किस को डाउट है? रेश योर हैंड। 16 में क्या बोला इसने? ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एक्सेप्ट, इसने बोला है कि इसमें सारे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है? एक्सेप्ट मतलब कौन सा इनकरेक्ट नहीं है आपको ये बताना है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यानी कि सारे इनकरेक्ट है और एक इनकरेक्ट नहीं है, यानी कि एक करेक्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां पे इस क्वेश्चन इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द हाइड्रोजन आयन रिलीज फ्रॉम कार्बोनिक एसिड कंबाइन विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म हीमोग्लोबिनिक एसिड, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आर यू गेटिंग और नॉट? भाई कार्बोनिक एसिड से जब हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है, इज दैट क्लियर? तो हाइड्रोजन आयन कंबाइन हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, राइट? और वहां पे हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोनेट आयन से जब हाइड्रोजन आयन निकलता है वो किसके साथ कंबाइन होता है? हीमोग्लोबिन के साथ, और ये बनाता है राइट, ये बनाता है हीमोग्लोबिनिक एसिड। क्या बनाता है ये? और ये रिएक्शन टेक प्लेस करती है कहां? लंग्स में। कहां टेक प्लेस करती है? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया यहाँ पे पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी स्टेटमेंट्स भी एक बार देख लेते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑफ इरिथ्रोसाइट इज एल्केलाइन, बिल्कुल गलत। ऑक्सी हीमोग्लोबिन एसिडिक इन नेचर, आपने पढ़ा होगा हार्लेंस इफेक्ट, पढ़ा है? तो हार्लेंस इफेक्ट में आप ये पढ़ते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ना कि एल्केलाइन, इज दैट क्लियर? हार्लेंस इफेक्ट देखने के लिए कहां मिलता है? लंग्स में। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का इफेक्ट ऑन CO2 ट्रांसपोर्ट, ये मैंने पढ़ाया हुआ आप लोगों को, ठीक है? इस लेक्चर को अच्छे से देखना एक बारी। इसके बाद कौन सा है?
थर्ड स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या दिया है, मोर देन 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। गलत। 20 to 25% CO2 जो ट्रांसपोर्ट होता है आपके ब्लड में, वो इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होता है। दिस इज द स्टेटमेंट विच इज गिवन इन एनसीईआरटी। तो यहाँ पे 70% दिया, ये गलत हो गया। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेओलाई रीचेस द ब्लड थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। राइट, गलत हो गया। भाई ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है लंग से ब्लड में, इज दैट क्लियर, या ब्लड से टिश्यूज में। अगर ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो रहा है, इट मींस दिस इज नॉट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दिस इज व्हाट, डिफ्यूजन इज व्हाट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट आंसर। आर यू गेटिंग और नॉट? आपको करेक्ट फाइंड आउट करना था, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी तीनों स्टेटमेंट गलत हो गई है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में किस किस को डाउट है? 17 में क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन हैविंग द करेक्ट मैच ऑफ एनिमल्स एंड देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। आपको करेक्ट मैच बताना है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट मैच बताना है। राइट, तो यहाँ पे देखिए, पहला है सिल्वर फिश। आर यू गेटिंग और नॉट? सिल्वर फिश में रेस्पिरेशन जो होता है वो ट्रैकिया से होता है। सिल्वर फिश किस में आती है? आर्थ्रोपोड्स में। इसको लेपिस्मा भी बोला जाता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? सिल्वर फिश, इज दैट क्लियर? ये जो फर्नीचर होता है उसको खा जाती है, पेपर्स को खाती है। इसका जो मेन फूड होता है फर्नीचर एंड पेपर, यानी कि वुडन प्रोडक्ट इसके मेजर फूड होते हैं, जिसको आप सिल्वर फिश बोलते हैं। तो इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो ट्रैकिया की हेल्प से होता है, बिकॉज दिस इज इंसेक्ट। क्या है ये? इंसेक्ट है। सिल्वर फिश इज ए इंसेक्ट, ये कोई फिश नहीं है, दिस इज इंसेक्ट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद बी, स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन में बुक लंग्स होता है, ये भी सही है। स्कॉर्पियन जो होता है वो बुक लंग्स की हेल्प से रेस्पिरेशन करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आई? इसके बाद सी क्या है, सी स्क्वाट। सी स्क्वाट को एसिडिया भी आप बोलते हैं, हेमिकोडाटा में आता है। और हेमिकोडाटा में राइट या एसिडिया में राइट कहाँ से रेस्पिरेशन करते हैं? वो करते हैं फेरिंजियल गिल्स से। किससे? फेरिंजियल गिल्स की हेल्प से हेमिकोडाटा में रेस्पिरेशन होता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हेमिकोडाटा। तो ये भी करेक्ट दिया है, ए बी सी ये तीनों करेक्ट है। फोर्थ, डॉल्फिन स्किन, ये बिल्कुल गलत दिया है। डॉल्फिन स्किन से रेस्पिरेशन कभी नहीं करती है। डॉल्फिन मैमल्स में आती है तो लंग्स से रेस्पिरेशन करती है। अब आप ये कहेंगे कि डॉल्फिन अगर लंग्स से रेस्पिरेशन करती है तो फिर पानी में कैसे रहती है? आर यू गेटिंग और नॉट? डॉल्फिन मेनली वाटर सरफेस की साइड ज्यादा सर्वाइव करती है। राइट, उसके पास नोस्ट्रिल होता है, उसका नोस्ट्रिल वाला पोर्शन हवा में रहता है, बाकी पूरी बॉडी पानी में रहती है और वो वहां से इनहेल कर लेती है। उसके उस नोस्ट्रिल को आप क्या कहते हैं? उसके नोस्ट्रिल्स को ब्लो होल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लो होल। एंड सेम पैटर्न ऑफ द रेस्पिरेशन विल बी इन व्हेल आल्सो, क्योंकि व्हेल भी मैमल्स में आती है एंड मैमल्स हैविंग लंग्स। तो ब्लो होल या वो नोस्ट्रिल उसका एयर के साथ कनेक्ट होता है, जहां से वो एयर लेती है, बाकी पूरी बॉडी को पानी में रखती है। तो वाटर सरफेस पे आके वो एयर को इनहेल करती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे स्किन की हेल्प से ये रेस्पिरेशन नहीं करती है। तो डी यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। बाकी ऑप्शन ए बी सी ये तीनों करेक्ट है यहाँ पे। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन ए बी सी करेक्ट है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 17। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके बाद क्या है? सी नेक्स्ट। इसके बाद क्या है? इसके बाद है, थोड़ा वॉल्यूम में कम कर देता हूं। हाँ, मैच दी कॉलम, क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ी ज्यादा हुई है अभी ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 18 में किस किस को डाउट है? बहुत ही आसान है। किस किस को डाउट है? किसी को डाउट नहीं है क्या? बस आपको डाउट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में ए में दिया है सैडल जॉइंट। क्या दिया है? सैडल जॉइंट कहां होता है? सैडल जॉइंट बिटवीन मेटाकार्पल्स एंड कार्पल ऑफ थंब। राइट, जो थंब वाला रीजन है, थंब वाले रीजन का मेटाकार्पल ये हो गया, कार्पल ये हो गया। ये कौन सा कार्पल होता है थंब के नीचे? 8 बोन्स होती है, इसे आप ट्रेपेजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सैडल जॉइंट होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि जॉइंट की शेप कैसी होती है? लाइक ए सैडल। सैडल समझते हैं क्या होता है? जो लोग घुड़सवारी करते हैं उनको सैडल अच्छे से समझ में आता है। कौन कौन करता है घुड़सवारी? किसी को घुड़सवारी का शौक है यहाँ पे? आपको शौक है? देखा हुआ है? तो उसके ऊपर एक गद्दी लगा देते हो बैठते टाइम, उसको सैडल बोला जाता है। तो इस जॉइंट की शेप कैसी होती है? सैडल जैसी होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
तो सैडल जॉइंट आपका यहाँ पे होता है बिटवीन द कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद तो एक को आप सेकंड से मैच कीजिए। बी देखिए, बी में फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट क्या होते हैं? इमूवेबल जॉइंट होते हैं। इमूवेबल जॉइंट कहाँ होते हैं? स्कल में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पे दो स्कल्स बोन राइट फाइव के बीच में जो कनेक्शन होता है वो फाइब्रस जॉइंट होता है। इज दैट क्लियर? व्हाइट फाइबर होता है, वो क्या होता है? व्हाइट फाइबर्स होता है एंड दैट यू कॉल्ड सूचर। क्या कहते हैं आप उसको? सूचर्स कहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बी को फर्स्ट से मैच कीजिए। इसके बाद सी कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जो जॉइंट होता है बिटवीन स्टेर्नम एंड रिब्स, इससे मैच कीजिए। आर यू गेटिंग और नॉट? हाइलिन कार्टिलेज सुना होगा आपने। तो रिब्स और स्टेर्नम के बीच में हाइलिन कार्टिलेज होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। इज दैट क्लियर? कार्टिलेजिनस जॉइंट को स्लाइटली मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइटली मूवमेंट होती है। आर यू गेटिंग और नॉट? आपकी रिब्स की मूवमेंट होती है व्हेन यू ब्रीथ, दैट इज स्लाइट मूवमेंट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड दिस इज कार्टिलेजिनस जॉइंट इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। इज दैट क्लियर? और जो फाइब्रस जॉइंट होता है वो इमूवेबल जॉइंट होता है। इसके बाद यहाँ पे डी देखिए, ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट को आप मैच कीजिए वर्टेब्री, बिटवीन वर्टेब्री। दो वर्टेब्री के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हमारी जो वर्टेब्रा होती है वो एम्फीपैलेटाइन होती है। समझते हैं आप? एम्फीपैलेटाइन का मतलब वर्टेब्रा का जो स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा होगा अगर मैं वर्टेब्रा का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं इस तरीके से होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? ये स्पाइनल प्रोसेस होती है। क्या बोलते हैं इसको? तो यहाँ पे भी प्लेट है, यहाँ पे भी प्लेट है। आर यू गेटिंग और नॉट? एम्फीपैलेटाइन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यानी कि इनकी ये जो ग्लाइडिंग जॉइंट होते हैं ये उन बोन्स के बीच में बनते हैं जो कि जिनके सरफेस या तो फ्लैट होते हैं, आर यू गेटिंग और नॉट, या फिर वो स्लाइटली कर्वी होते हैं। इज दैट क्लियर? तो ग्लाइडिंग जॉइंट बात समझ में आ रही है? दो फ्लैट बोन के बीच, दो फ्लैट बोन आपस में जुड़ी हुई हैं, उनके बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो वर्टेब्री के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे ग्लाइडिंग जॉइंट को आप मैच कीजिए थर्ड ऑप्शन से। तो मैच करने के बाद जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में किस को डाउट है? रेज योर हैंड। एक ही बच्चे को डाउट है 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है द कैटालाइटिक एफिशिएंसी ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम्स कैन बी कंपेयर्ड बाय। भाई अगर आप किसी भी एंजाइम की कैटालाइटिक एफिशिएंसी को देखना चाहते हैं तो उसकी केएम वैल्यू देख लीजिए, माइकलिस कांस्टेंट। केएम वैल्यू क्या होती है पता है किसी को? केएम वैल्यू मतलब दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच द रिएक्शन रेट इज हाफ। यानी कि सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पे रिएक्शन रेट हाफ हो जाए उसे आप माइकलिस कांस्टेंट या केएम वैल्यू कहते हैं। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच रेट ऑफ रिएक्शन इज हाफ। तो कितनी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो रहा है, इससे आइडिया लग जाएगा आपको कि एंजाइम की कैटालाइटिक एक्टिविटी क्या है। कोई कम कंसंट्रेशन पे अपना रिएक्शन रेट हाफ कर लेता है, किसी को ज्यादा कंसंट्रेशन पे रिएक्शन रेट हाफ करना पड़ता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दोनों में आप कंपेयर कर सकते हैं कैटालाइटिक एक्टिविटी को विद द हेल्प ऑफ केएम वैल्यू। इज दैट क्लियर? तो ये है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कोलेस्ट्रॉल। क्वेश्चन नंबर 20 में किस चीज को डाउट है? हाँ भाई कोलेस्ट्रॉल क्या है? ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के लिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1 देखिए, राइट, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यस, कोलेस्ट्रॉल जनरली जितने भी खासकर मैमल्स, तो मैमल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनमें कोलेस्ट्रॉल होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? या यूकैरियोटिक सेल्स में भी, काफी सारी यूकैरियोटिक सेल्स में भी कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने पढ़ा होगा। आर यू गेटिंग और नॉट? बस फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है। कैसी होती है? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो उस फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? उस फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को कंट्रोल करता है व्हाट? कोलेस्ट्रॉल। आर यू गेटिंग और नॉट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल पड़ा है, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है कोलेस्ट्रॉल। प्रोकैरियोटिक सेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा केमिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है? हॉपेनॉइड्स। हॉपेनॉइड्स जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। हॉपेनॉइड्स स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, हॉपेनॉइड्स। हॉपेनॉइड्स। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके बाद समझ आया? तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब नहीं पता आपको? फ्लूइड, फ्लूइड समझ रहे हो? स्टेट ऑफ मैटर पढ़ी है आपने, राइट? फ्लूइड मतलब ना जो प्योरली लिक्विड हो ना प्योरली सॉलिड हो।
जो बीच वाली जो स्टेज है उसे क्या कहते हैं आप? फ्लूइड। आर यू गेटिंग और नॉट? तो उसे आप फ्लूइडिटी कहते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, इसमें किस किस को डाउट है? रेज योर हैंड। इसमें किसी को डाउट नहीं है। 22 में आपको डाउट है? 22 में टेटनस की बात कर रहा है। टेटनस में मस्कुलर स्पैज़म हो जाते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन वाली स्टेज में ही रहता है। आर यू गेटिंग और नॉट? और टेटनस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनी की वजह से होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, इसके लिए आप एंटी टिटनस सीरम का इंजेक्शन भी लगवाते हैं जिससे कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी मसल्स में ना हो। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये बैक्टीरियल डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 22 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में किसी को डाउट? ओके, किसी को डाउट नहीं 23 में। क्वेश्चन नंबर 24 में, इसमें भी नहीं है। 24 में किसको डाउट है? हाँ जी, स्टेरॉइड हार्मोन ट्रांसफर देयर इंफॉर्मेशन बाय। स्टेरॉइड हार्मोन अपनी इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर करता है? स्टेरॉइड हार्मोन नेचर में लिपिड है, लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, तो उनके जो रिसेप्टर होंगे क्या होंगे? इंट्रासेलुलर। तो सेल के अंदर जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन लास्ट वाला पेज दिया है एनसीईआरटी में डायग्राम के साथ, उसको अच्छे से पढ़िएगा, आपको चीजें समझ आ जाएगी। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 24 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, एंट्रिंग इनटू द सेल एंड मॉडिफाइंग न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि इसके जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, और न्यूक्लियस में ये जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है ये हार्मोन। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन को मॉडिफाई करेगा। इज दैट क्लियर? समझ आई चीजें? फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन सब स्टेरॉइड हैं। तो 24 में थर्ड स्टेटमेंट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में किसको डाउट है? रेज योर हैंड। 25 में क्या दिया है? करेक्ट ऑप्शन अबाउट डिसऑर्डर कॉजेज बाय हाइपर सिक्रीशन ऑफ कंसर्न हार्मोन इज। पहला ऑप्शन सही है, बाकी गलत है। ठीक है, यही बताना है। हाइपर सिक्रीशन, देखिए जाइगेंटिज्म, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, एक्सोथैलेमिक गोइटर, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। आर यू गेटिंग और नॉट? एक्सोथैलेमिक गोइटर क्यों बोलते हैं? हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन्स की वजह से पेशेंट की फियरफुल लुक, उसके आई बॉल जो होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती हैं, एंड दैट आई बॉल, राइट, आई बॉल बल्ज आउट हो जाते हैं, एंड बल्जिंग ऑफ आई बॉल गिव द फियरफुल लुक टू द पेशेंट। ये एक्सोथैलेमिक, ऑप्थैल्मिक का मतलब क्या? दैट इज समथिंग रिलेटेड टू द आई, और आंखें बल्ज हो गई हैं ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, दैट इज कॉल्ड एक्सोथैलेमिक गोइटर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें पर्सन एक्सेसिव थिन हो जाता है क्योंकि थायरोक्सिन का लेवल ज्यादा है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है थायरोक्सिन, तो ज्यादा बेसल मेटाबॉलिक रेट होगा। ऐसी पर्सनालिटी को हॉट पर्सनालिटी भी कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है तो फीवर ज्यादा होता है उसको। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बॉडी से हीट ज्यादा निकलती है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो ये एक्सोथैलेमिक गोइटर पे होता है, एंड दैट इज ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। जाइगेंटिज्म में क्या हो जाता है? राइट, एक्सेसिव एनलार्जमेंट ऑफ बोन्स, ठीक है, जाइगेंटिज्म बोलते हैं, एंड ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो दोनों हाइपर सिक्रीशन की वजह से होती है, तो कंसर्न फर्स्ट विल बी राइट आंसर। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ में ऑप्शन में देखिए, सेकंड ऑप्शन में इसने बोला है मंगोलिज्म। मंगोलिज्म क्या है? मंगोलिज्म किसको बोलते हैं आप? मंगोलॉइड इडियोसी को। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में फेशियल फीचर पेशेंट के ऐसे हो जाते हैं जैसे मंगोलियन रेस, तो इसलिए इसको मंगोलिज्म कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम तो एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है, तो ये गलत हो गया। क्रेटिनिज्म ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन होता है, हाइपर से नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखिए, क्रेटिनिज्म, डायबिटीज एंड गोइटर, ये तीनों किससे होते हैं? क्रेटिनिज्म हाइपोथायराइडिज्म है, डायबिटीज हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, और गोइटर दो टाइप के होते हैं, हाइपर से भी होता है और हाइपो से भी होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो हाइपोथायराइडिज्म से गोइटर होता है, एक्सोथैलेमिक गोइटर हाइपर से होता है, और नॉर्मल गोइटर हाइपोथायराइडिज्म में होता है, जो आयोडीन की कमी की वजह से होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? और फोर्थ ऑप्शन देखिए, रिकेट्स हाइपोसिक्रीशन से होता है ये, और विटामिन डी। आर यू गेटिंग और नॉट? विटामिन डी आपकी स्किन बनाती है ना, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, है ना। इसके बाद डायबिटीज मेलिटस हाइपोसिक्रीशन, तो
तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन फर्स्ट में ही हाइपर सिक्रीशन की वजह से दिया हुआ है, बाकी सब में हाइपो सिक्रीशन की वजह से होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 26 में किस किस को डाउट है? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 में नहीं है। 28 में किसको डाउट है? बस खाली आपको है क्या? 27 में किस किस को है? रेशियो हैंड, हाथ खड़े किया करो भाई। 27 में क्या दिया है? Which of the following is not under direct control of pituitary gland with respect to the regulation of its secretory function? Pituitary gland master of master gland बोलते हैं। Are you getting or not? नहीं, hypothalamus को बोलते हैं master of master gland, कुछ भी। यहाँ पे pituitary gland को master gland कहा जाता है। आपकी बॉडी में जितनी भी endocrine gland है, उनके secretion को कौन कंट्रोल करता है? Pituitary gland. That's why this is called master gland. But except one, adrenal medulla एक एक्सेप्शन है। एड्रेनल मेडुला को पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन कंट्रोल नहीं करते हैं, बाकी जितनी भी बॉडी के अंदर ग्लैंड है सभी को पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन कंट्रोल करते हैं। एड्रेनल मेडुला इज अंडर नर्वस कंट्रोल। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा हुआ आपने, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है एड्रेनल मेडुला। आर यू गेटिंग और नॉट? और बाकी सारी पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में होती है। तो यही एक ग्लैंड है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल से बाहर है। किसके कंट्रोल में है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में किस किस को डाउट है? रेशियो हैंड। आपको डाउट है, आपको डाउट है, दो डाउट है। कैल्सिटोनिन सिक्रेटिन इज स्टिमुलेटेड बाय। आपकी बॉडी में जब ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए कैल्सिटोनिन निकलता है। ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ा, आर यू गेटिंग और नॉट? उस बढ़ते हुए कंट्रोल को कम करने के लिए कैल्सिटोनिन निकलता है पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो हाइपर कैल्सीमिया की वजह से कैल्शियम लेवल बढ़ा मतलब हाइपर कैल्सीमिया हो गया, तो हाइपर कैल्सीमिया की वजह से ही कौन सा हार्मोन निकलता है? कैल्सिटोनिन। आर यू गेटिंग? ये है क्वेश्चन नंबर 28। इज दैट क्लियर? हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में किसी को डाउट है? किसी को नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 में भी किसी को नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 में, इसमें भी किसी को नहीं। क्या 32 में डाउट है आपको? 32 में क्या दिया? द एंजाइम व्हिच कंबाइंस विद नॉन प्रोटीन पार्ट टू फॉर्म ए फंक्शनल एंजाइम नोन एज दैट इज कॉल्ड एपोएंजाइम। आपने पढ़ा होगा कोफैक्टर्स वाला टॉपिक। कोफैक्टर्स नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं जो कि प्रोटीन कंपोनेंट जिनको आप एपोएंजाइम बोलते हैं उनके साथ बाइंड करके एंजाइम को एक्टिवेट करता है। इसने बोला कि क्या बोला इसने? नॉन प्रोटीन के पार्ट जो बाइंड करता है, नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ जो बाइंड करता है, तो क्या होगा? एपोएंजाइम। अगर ये बोलता कि एंजाइम के प्रोटीन पार्ट के साथ कौन बाइंड करता है तो क्या बोलते हैं आप? कोफैक्टर्स। लेकिन इसने बोला है कि प्रोटीन पार्ट के साथ कौन बाइंड कर रहा है, उस प्रोटीन नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ कौन बाइंड कर रहा है, तो नॉन प्रोटीन के साथ एपोएंजाइम। एंजाइम का प्रोटीन वाला पोर्शन एपोएंजाइम और दूसरा वाला पोर्शन नॉन प्रोटीन वाला कोफैक्टर। इज दैट क्लियर? तो प्रोटीन नॉन प्रोटीन के साथ बाइंड है, तो प्रोटीन पार्ट इज व्हाट? एपोएंजाइम। तो राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 32 विल बी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 33 में किसको डाउट है? किसी को नहीं। आपको 33 में डाउट है। Which one of the following structure is not a part of renal pyramid? रीनल पिरामिड का कौन सा पार्ट नहीं है? तो पहला है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। दिस इज द पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड। आपने पढ़ा होगा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन का जो पीसीटी डीसीटी जो कॉन्वोलेटेड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है वो कॉर्टिकल रीजन में लोकेटेड होता है। बाकी जो हैनल लूप होती है वो किसमें होती है? पिरामिड में होती है। वो रीनल पिरामिड में एक्सटेंड होती है हैनल लूप। कलेक्टिंग डक्ट रीनल पिरामिड में एक्सटेंड होती है, लेकिन जो कॉन्वोलेटेड पार्ट चाहे वो पीसीटी हो या डीसीटी हो वो कॉर्टिकल रीजन में लोकेटेड होता है नेफ्रॉन का। तो उसने बोला कि कॉर्टिकल रीनल पिरामिड में कौन सा पार्ट नहीं है? तो रीनल पिरामिड में सिर्फ कॉन्वोलेटेड पार्ट नहीं होता, पीसीटी एंड डीसीटी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज भी होती है। इज दैट क्लियर? इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी की ब्रांच को आप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वासा रेक्टा बोलते हैं भाई। इसके बाद कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल नहीं होता। मैंने बोला कॉन्वोलेटेड पार्ट नहीं होता रीनल पिरामिड में, वो कॉर्टिकल रीजन में होता है। इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट ये रीनल पिरामिड में ही होता है। इसके बाद लूप्स ऑफ हैनल, हाँ ये कहाँ होगा? ये भी पिरामिड में होगा। ठीक है ना? कोर्टेक्स से मेडुला की तरफ एक्सटेंड होता है। कोर्टेक्स में सिर्फ कॉन्वोलेटेड पार्ट, राइट?
तो क्वेश्चन नंबर 33 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 34 में किसको डाउट है? किसी को नहीं। 35 में, 34 में किसको? आपको। 34 में क्या दिया है? ये स्टेटमेंट पढ़ो। Which of the following statements are correct about excreted nitrogenous waste product? आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है भाई। पहला स्टेटमेंट देखिए, अमोनिया इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन यूरिया। करेक्ट बतानी है, इनकरेक्ट बतानी है? करेक्ट बतानी है आपको। तो ये तो करेक्ट है, अमोनिया ज्यादा सोल्यूबल होती है, इसलिए अमोनिया का एक्सक्रीशन करने के लिए पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड या अमोनिया, सबसे ज्यादा वाटर किसके लिए चाहिए? अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए। अमोनिया के 1 ग्राम अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए 500 ml वाटर चाहिए, पता है आप लोगों को? हाँ, तो यहाँ पे अमोनिया मोर सोल्यूबल इन वाटर। इज दैट क्लियर? दिस इज राइट स्टेटमेंट। बी स्टेटमेंट देखिए, फॉर ईच नाइट्रोजन एटम यूरिया रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू बी प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स देन यूरिक एसिड। ठीक, इसने बोला है कि ईच नाइट्रोजन एटम यूरिया रिक्वायर्स मोर एनर्जी। गलत। यूरिक एसिड क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है, दैट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रोजनस वेस्ट। आर यू गेटिंग और नॉट? जो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो उतना ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको बनने के लिए। आर यू गेटिंग? तो ये गलत हो गया। अगर ये उल्टा होता तो सही होता, राइट? बट यहाँ पे गलत हो गया। सी स्टेटमेंट, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स एक्सक्रीट यूरिक एसिड। बिल्कुल सही। बर्ड्स और इंसेक्ट क्या एक्सक्रीट करते हैं? वो यूरिकोटैलिक होते हैं, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे बी स्टेटमेंट गलत है, ए और सी सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 इन क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें किस चीज को डाउट है? रेश योर हैंड। Which of the following is correct with reference to hemodialysis? ठीक है, पहला ऑप्शन देखो, absorb and resend excess of ions। भैया हीमोडायलिसिस टेक्निक यूरेमिक पेशेंट के लिए बनी होती है। इसका जो अल्टीमेट मोटो होता है, इसका मोटो ये होता है कि यूरिया बाहर निकालना है, बाकी चीजों को बाहर नहीं निकालना है, यूरिया को बाहर निकालना है। तो पहले इसने बोला है कि ये क्या करता है? एब्जॉर्ब एंड रीसेंड एक्सेस ऑफ आयन। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है? इसको सिर्फ क्या बाहर करना है? यूरिया। सेकंड स्टेटमेंट, द डायलिसिस यूनिट हैज कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब। बिल्कुल सही है। जो डायलिसिस होती है, डायलिसिस जो मशीन है, जो डायलिसिस डिवाइसेस है, उसमें सेलोफेन ट्यूब होती है, जो क्या होती है? सेलेक्टिवली परमेबल होती है। क्या होती है? तभी तो यूरिया बाहर आएगा ना। सिलेक्टिव क्या चाहिए आपको? किसका सिलेक्शन करना है? यूरिया का। तो ये स्टेटमेंट सही है, बाकी थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट में क्या दिया? ब्लड इज पंप्ड बैक थ्रू ए सुटेबल आर्टरी आफ्टर हीमोडायलिसिस। थ्रू ए सुटेबल वेन, नॉट आर्टरी। इज दैट क्लियर? फोर्थ, नाइट्रोजनस वेस्ट आर रिमूव्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नहीं जी, ये पूरा डिफ्यूजन प्रोसेस पे काम करता है, ठीक है? तो यहाँ पे एनर्जी की जरूरत नहीं है नाइट्रोजन वेस्ट को निकालने के लिए। उसमें जो डायलाइसिस फ्लूइड होता है, उसमें उस हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन डाली जाती है, कंटेंट इस हिसाब से डाले जाते हैं कि वो सिर्फ उसमें जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है वो यूरिया लेस होता है। तो यूरिया लेस फ्लूइड होगा तो यूरिया कहाँ से आएगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जब सेलोफेन ट्यूब में ब्लड को एंटर कराते हैं आप, तो वहाँ से यूरिया सारा निकल आता है डायलाइजिंग फ्लूइड में। और वो डायलाइजिंग फ्लूइड जो है, एक बार जो इस्तेमाल हो जाता है, वो दोबारा से रीयूज नहीं किया जाता है, उसको अलग साइड कर देते हैं, फिर दोबारा से फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड ऐड करते हैं। तो ये प्रोसेस रिपीटेडली चलता रहता है, ठीक है? आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है इसको, ठीक? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में किसी को डाउट है? रेश योर हैंड। बस आपको डाउट है क्या? 36 में क्या बोला? टेपवर्म हैज नो एलिमेंट्री कैनाल। सही बोला इसने। टेपवर्म प्लेटीहेल्मिन्थ्स में आते हैं, फ्लैटवर्म बोलते हैं, इनमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती, क्योंकि ये इनको जरूरत ही नहीं एलिमेंट्री कैनाल की। एंडोपैरासाइट होते हैं, होस्ट की एलिमेंट्री कैनाल में सर्वाइव करते हैं और वहां से नरिशमेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनके पास एक टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू। क्या बोलता है? क्या बोलते हैं? पैरेन्काइमा टिश्यू एब्जॉर्ब कर लेता है सराउंडिंग न्यूट्रिएंट्स को। तो देयर इज नो नीड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन टेपवर्म। हाँ बाबू, ये राजा बाबू ध्यान दो। यहाँ पे कहाँ ध्यान है आपका? है इधर, नहीं सुन रहे हो क्या? सुनाई देता है आपको? बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 37 में भी डाउट है किसी को? भाई 37 बड़ा आसान क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ यूरिन कौन रेगुलेट करता है? एडीएच, एल्डोस्टेरोन। सिंपल सा फंडा है। एडीएच को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। जब आपकी बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड कम हो जाता है, वाटर कम हो जाता है,
वाटर स्कैरिसिटी वाली सिचुएशन में आपके एडीएच का सिक्रीशन ज्यादा होगा और आपके जो किडनी में जो नेफ्रॉन्स में जो ट्यूब्यूल्स हैं वहां पे रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। एल्डोस्टेरोन भी आपकी बॉडी फ्लूइड को बढ़ाता है, डीसीटी पे काम करता है एल्डोस्टेरोन, डीसीटी को स्टिमुलेट करता है और आयंस इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्जॉर्ब कराता है। और अगर वो इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्जॉर्ब करा रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ साथ वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है। आर यू गेटिंग और नॉट? ये तो पता होगा ना आपको। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूरिन को रेगुलेट करता है एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन। पहले ऑप्शन में एल्डोस्टेरोन दिया है, ये ठीक है, आपने मान लिया, लेकिन खाली एल्डोस्टेरोन थोड़ी करता है, एडीएच भी तो करता है। तो बाकी ऑप्शन भी देखने हैं आपको। पहला ऑप्शन ये नहीं कि पहला ऑप्शन देखते ही आपने टिक मार दिया, बाकी के ऑप्शन भी पढ़ने हैं। कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं कि वो एक होता है ठीक और एक होता है बहुत ठीक। क्या होता है? एक होता है ठीक, एक होता है बहुत ठीक। कौन सा चूज करोगे? बहुत ठीक। आर यू गेटिंग और नॉट? एक होता है गलत, एक होता है बहुत गलत, तो कौन सा चूज करोगे? गलत। भाई ध्यान दो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 37 में सेकंड, एल्डोस्टेरोन, एडीएच एंड टेस्टोस्टेरोन। भाई टेस्टोस्टेरोन का क्या रोल है? किडनी में कोई रोल नहीं है, राइट? ये पागल बना रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 37 में फोर्थ ऑप्शन एडीएच अलोन, ये भी बिल्कुल गलत हो गया, खाली एडीएच थोड़ी चाहिए, दोनों चाहिए। तो 37 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में किसी को डाउट है? किसी को नहीं? बहुत अच्छे। ऐसे मेरे को ऐसे क्वेश्चनों की जरूरत है जहां पे आपको डाउट कम है मेरी एनर्जी कम इस्तेमाल होगी। ध्यान दो। 38 में किसी को डाउट नहीं है? फिर से पूछ रहा हूं मैं, किसी को नहीं है? ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 39 में डाउट है, दिस इज नॉट गुड। चलिए फिर भी मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। तो 39 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 39, ए स्टम्पी लेटरली कंप्रेस्ड टेल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। आर यू गेटिंग और नॉट? इसने बोला स्टम्पी, स्टम्पी मतलब शॉर्ट एंड थिक। इज दैट क्लियर? लेटरली कंप्रेस्ड टेल, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सी स्नेक का। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके लिए आपको किसी म्यूजियम में जाना पड़ेगा, सी स्नेक के सैंपल देखने पड़ेंगे, राइट? तो वहां पे आपको पता चल जाएगा सी स्नेक की जो पूंछ होती है वो कैसी होती है, स्टम्पी होती है और कंप्रेस्ड होती है लेटरली। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे 39 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में किसी को डाउट है? रेज योर हैंड। किसी को नहीं? 40 में 41 42 किसमें? 42 में किसको है? दो लोगों को 42 में डाउट है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फा 2 बीटा चेन। हीमोग्लोबिन में 4 पेप्टाइड होते हैं, 2 अल्फा पेप्टाइड होते हैं, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। इट डिपेंड्स टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन आल्सो। किसी हीमोग्लोबिन में जो फीटल हीमोग्लोबिन होती है उसमें 2 अल्फा 2 गामा, राइट? और कुछ हीमोग्लोबिन ऐसे भी होते हैं जिसमें 2 अल्फा और भाई मान जाओ, ध्यान दो। और एक हीमोग्लोबिन ऐसी भी होती है जिसमें 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा भी होती है, बट एज नॉर्मल 2 अल्फा प्लस 2 बीटा होते हैं। तो 42 का सेकंड ऑप्शन आएगा। 43 में किसको डाउट है? किसी को नहीं? आपको डाउट है क्या 43 में? Which of the following is a true fish? 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है सिल्वर फिश, दैट इज इंसेक्ट लेपिस्मा। दूसरा है जेली फिश, दैट इज ओरेलिया, ठीक है, नाइजीरिया में आता है, दैट इज नॉट ट्रू फिश। ट्रू फिश जो साइक्लोस्टोम्स में आते हैं और पाइसेस में आते हैं उनको ट्रू फिश कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा है स्टार फिश। स्टार फिश यानी कि एस्टेरियस जो कि गाइनोडर्मेटा में आता है, दिस इज नॉट आल्सो ट्रू फिश। चौथा है डॉग फिश। डॉग फिश जिसको आप स्कॉलियोडॉन बोलते हैं, कॉन्ड्रिक्टाइस में आता है, राइट? दैट इज ए क्लास ऑफ व्हाट? पाइसेस। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये यहाँ पे फोर्थ विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 43। 44 में आपको डाउट है? 44 में क्या बोला है इसने? बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। द कार्डियक पेसमेकर इन ए पेशेंट फेल्स टू फंक्शनल नॉर्मली। किसी का पेसमेकर अगर फेल हो जाता है, नॉर्मली फंक्शनल नहीं है, फंक्शन नहीं कर पाता, देन डॉक्टर फाइंड दैट एन आर्टिफिशियल पेसमेकर is to be grafted in him. It will be grafted at the site of ऐसे नोड। आपका पेसमेकर कौन सा है? ऐसे नोड, राइट? एवी नोड पेसमेकर नहीं होता। पूरी हार्ट बीट कहां से जनरेट होती है? ऐसे नोड से, यानी कि ऐसे नोड इज ओनली पेसमेकर, राइट? तो ऐसे नोड की जगह आप आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा देते हैं, उसको लिथियम की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और बैटरी कहां फिट करते हैं? शोल्डर के पास। लिथियम बैटरी यहां पे फिट करते हैं और पेसमेकर यहां पे,
आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे फिट करते हैं लिथियम बैटरी। पता है आप लोगों को? 44 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 45 में किसी को डाउट? नो। 46 नहीं। 47 47 46 ओके। 46 में spraying juvenile conifers with hasten the maturity period thus leading to early seed production। ठीक है, मेच्योरिटी पीरियड को जल्दी करने के लिए, hasten मतलब जल्दी करना। आर यू गेटिंग और नॉट? तो मेच्योरिटी पीरियड को कम करने के लिए कौन सा हार्मोन दिया जाता है कॉनिफर्स में? जिब्रेलिन। कौन सा? तो यहां पे जिब्रेलिन विल बी राइट आंसर, जिससे कि सीड प्रोडक्शन जल्दी हो सके। राइट। 47। हाँ जी, ये पीछे बातें नहीं प्लीज। मैंने बोला पिन ड्रॉप साइलेंट। आर यू गेटिंग और नॉट? तो पिन ड्रॉप साइलेंस को मेंटेन कीजिए भाई। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 47 राइट। इसमें किसको डाउट है? बस आप लोगों को डाउट है क्या? इसने बोला which of the following is drain neutral plant? एनसीईआरटी एग्जांपल है। एनसीईआरटी अच्छी से पढ़ा करो भाई, बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी एग्जांपल पूछे हैं इसने। देखो पहला दिया ऑप्शन वीट। वीट एक लॉन्ग डे प्लांट है। लॉन्ग डे प्लांट के बाकी एग्जांपल भी लिख लो। लिखो, लॉन्ग डे प्लांट में आता है वीट, रेडिस, शुगर बीट, हैनबेन। ये चारों एग्जांपल है which are given in एनसीईआरटी बुक लॉन्ग डे प्लांट के। वीट, रेडिस, शुगर बीट एंड हैनबेन। इसके बाद शॉर्ट डे प्लांट के एग्जांपल भी लिख लीजिए। सोयाबीन, शॉर्ट डे, शुगर बीट एंड उसने हैनबेन, HENBANE, हैनबेन। ठीक। शॉर्ट डे प्लांट के एग्जांपल लिखिए। सोयाबीन, टोबैको, शॉर्ट डे प्लांट में आते हैं। ठीक। डे न्यूट्रल प्लांट के एग्जांपल लिखिए। टोमेटो, पीपर, कुकुम्बर। टोमेटो, पीपर, ब्लैक पीपर, कुकुम्बर। इज दैट क्लियर? ये शॉर्ट डे न्यूट्रल प्लांट का एग्जांपल है। ठीक है, तो देख लो इसमें से डे न्यूट्रल प्लांट का कौन सा एग्जांपल है? टोमेटो। बाकी तो नहीं है ना। वीट क्या है? लॉन्ग डे प्लांट है। पोटैटो क्या है? पोटैटो भी लॉन्ग डे प्लांट होता है। राइस भी लॉन्ग डे प्लांट होता है। आर यू गेटिंग? एक सेकेंड। पोटैटो इज लॉन्ग डे प्लांट होता है। मेक इट करेक्ट। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 में किसी को डाउट? Which of the following is absent in dicot root? डाइकोट रूट में डाई-आर्क टू हेक्सार्क जाइलम होते हैं। 2 से 6 नंबर ऑफ जाइलम, मतलब डाई-आर्क टू हेक्सार्क। ये सही है। सेकंड, वेल डेवलप्ड पिथ। वेल डेवलप्ड पिथ होती है मोनोकोट रूट में, डाइकोट रूट में नहीं होती। यही आंसर आ जाएगा। बाकी डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है और सेंट्रीपिटल जाइलम भी होता है। सेंट्रीपिटल जाइलम, जाइलम इन सेंटर और पेरिफेरल में फ्लोएम, इसे आप सेंट्रीपिटल जाइलम कहेंगे। इज दैट क्लियर? तो 48 में सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 में किस किस को डाउट है? रेज योर हैंड। 49 में किसको है? 49 में पूछा है which of the following statement is true? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, in telophase the nuclear membrane begins to form। यही ट्रू है। ये टीलोफेज का कैरेक्टर है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाती है, तो ये सही है। बाकी देखो सेकंड ऑप्शन, इन प्रोफेज द सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट। नहीं जी, एनाफेज में सेपरेट होती है सिस्टर क्रोमेटिड, ये गलत हो गया। थर्ड, इन मेटाफेज द सिस्टर क्रोमेटिड बिगिन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन तो प्रोफेज में ही स्टार्ट हो जाता है, मेटाफेज में तो इक्वेटोरियल प्लेन पे अलाइ करते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक, तो ये भी गलत। फोर्थ, इन एनाफेज द क्रोमोसोम्स मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर। ये बिल्कुल सही है, नहीं ये बिल्कुल गलत है। एनाफेज में थोड़ी होता है, मेटाफेज का कैरेक्टर है, कुछ भी बोल रहे हो, सही है। ऐसे कौन बोलता है? ध्यान से पढ़ो इसको। क्वेश्चन नंबर 50 में किसी को डाउट नहीं है जी? 50 में भी है क्या? देखो जी, बता देते हैं क्या दिक्कत है। अरे क्या बता रही है? जब पढ़ी लिखी घर आ रही है। अरे अभी नहीं आई है, डोंट लाफ।
ध्यान दो, अभी नहीं आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, ट्राइमेरस फ्लावर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ध्यान दीजिए, ट्राइमेरस फ्लावर किसका कैरेक्टर है आपको ये बताना है। ट्राइमेरस फ्लावर कैरेक्टर होता है लिलियेसी फैमिली का, टेपल्स होते हैं 3+3 अरेंजमेंट में। अगर आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में फैमिली अच्छे से पढ़ी है तो उसको कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो उसमें 3+3 अरेंजमेंट होता है, टेपल्स होते हैं उसमें। कैलिक्स और कोरोला आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो टेपल्स में। आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक, तो ये लिलियेसी फैमिली का कैरेक्टर है। तो लिलियेसी फैमिली का यहाँ पे एक ही एग्जांपल दिया है, वो है ट्यूलिप। बाकी सब लिलियेसी फैमिली का एग्जांपल नहीं है। बी टोबैको, टोबैको सोलेनेसी में आता है, और ये क्या होता है, पेंटामेरस होता है, 5 सेपल 5 पेटल्स, राइट। बीन फैबेसी में आता है, ये भी पेंटामेरस होता है। और लास्ट वाला कौन सा भाई, केसिया, ठीक है, केसिया जिसको आप चाइनीज सिनेमॉन बोलते हैं, ये भी पेंटामेरस होता है। इज दैट क्लियर? ट्राइमेरस यहाँ पे बस एक ही है, वो है ट्यूलिप। तो 50 का 1 विल बी राइट आंसर। 51 में किसी को डाउट नहीं? 52 में, इसमें भी नहीं। 52 में क्या दिया है, when one molecule of glucose is completely oxidized, ऐसा तो कब पॉसिबल होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। is completely oxidized in anaerobic respiration, sorry aerobic बोला ना यहाँ पे। in aerobic respiration how many ATP generate through NADH2 only in Krebs cycle? Krebs cycle में कितने NADH2 बनते हैं? only एक Krebs cycle, एक Krebs cycle की बात कर रहा है ये। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितनी Krebs cycle बनती हैं? 2। पता है ना आप लोगों को, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरिक एसिड, एक पायरिक एसिड से एक Krebs cycle, तो 2 पायरिक एसिड से कितनी? 2। लेकिन ये एक Krebs cycle की बात कर रहे हैं, only in Krebs cycle। Are you getting or not? तो एक Krebs cycle में कितने NADH2 बनते हैं? 3। और एक NADH2 में से कितने ATP बनते हैं? 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 9। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? हाँ, गुड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें किसी को कोई डाउट? किस को डाउट है? रेशियो लाइन बस आप लोगों को है। चलिए ये भी बता देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स हेल्प्स इन गटेशन, बिल्कुल गलत। कॉम्प्लीमेंट्री सेल कोर कैम्बियम वाले टिश्यूज में प्रेजेंट होता है, और ये क्या काम करती है, ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है। दीज आर मेंट फॉर गैसेस एक्सचेंज, कॉम्प्लीमेंट्री सेल। ये रोल होता है, गटेशन में इसका कोई रोल नहीं है। बी ऑप्शन में क्या दिया, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट इन डाइकोट स्टेम, ये बिल्कुल गलत दिया है। एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट इन मोनोकोट स्टेम, तो ये गलत हो गया। थर्ड, डूरामैन हार्टवुड, ये बिल्कुल सही है। हार्टवुड को आप डूरामैन कहते हैं, राइट। सैपवुड को क्या कहते हैं? एल्बर्नम, एल्बर्नम कहते हैं सैपवुड। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ सुबेरिन कोर एंड कोर कैम्बियम। फोर्थ, भाई यहाँ पे 2 आंसर आ रहे हैं यार। सुबेरिन तो होता है ना कोर एंड कोर कैम्बियम में, एंडोडर्मिस में होता है ना। आर यू श्योर? लेट मी चेक दिस ऑप्शन। तो यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट आपका थर्ड ऑप्शन आएगा ना, डूरामैन हार्टवुड। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें किसी को डाउट? 54 में किसको डाउट है? किसी को नहीं चाहिए। 55 में किसी को डाउट है? 55 is 55 and 55 is always 55. 55 can never be 65. Is it possible? So 55 is always 55. अब यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला दिया है 55 में, ध्यान से देखिए। On the basis of our floral formula, which of the following is incorrect? ये यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला दिया है, कौन सी फैमिली का? फैबेसी फैमिली का फॉर्मूला दिया है, एनसीईआरटी से मैच करिएगा। और ये आपको बताना है कि फैबेसी फैमिली के इसमें से कौन से कैरेक्टर मैच नहीं करते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? पहला ऑप्शन बोला इसने, इट इज ए फॉर्मूला ऑफ द प्लांट ऑफ फैबेसी फैमिली, बिल्कुल सही, पहले बताया मैंने। सेकंड, इसमें A9+1 रिप्रेजेंट डाइडेल्फस कंडीशन ऑफ स्टेमर। अब ये यहाँ पे
ये यहां पे क्या, ये A फॉर एंड्रोसियम और ये 9+1, 9 ब्रैकेट में है और 1 अलग है। 9 मतलब फ्यूज है, ब्रैकेट मतलब फ्यूज और 1 अलग से, राइट। तो यहाँ पे एक ग्रुप ये हो गया और दूसरा ग्रुप नहीं है, अकेला है लेकिन डाइएडेल्फस को बोलेंगे ना आप, तो ये डाइएडेल्फस वाली कंडीशन है, ये बिल्कुल सही है, रिप्रेजेंट डाइएडेल्फस कंडीशन ऑफ स्टेमन। थर्ड ऑप्शन देखिए, इट इज मोनोकार्पेलरी एंड इट्स एंटीरियर पेटल ऑफ फ्लावर जॉइंट टू फॉर्म कील। इट्स टू एंटीरियर पेटल्स ऑफ ए फ्लावर जॉइंट टू फॉर्म कील। ये मोनोकार्पेलरी है, इस फॉर्मूला में ये दिया है, इज दैट क्लियर? ये सुपीरियर ओवरी इंफीरियर, सुपीरियर ओवरी है और एक ही है, 1 मतलब एक, तो मोनोकार्पेलरी हो गया, तो सही है। इसके बाद इसने बोला है कि इसमें से इसके कोई 2 पेटल्स ऐसे हैं जो कील बनाते हैं। भाई फैबेसी फैमिली का कैरेक्टर होता है कि इसमें वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, क्या है? और वैक्सिलरी एस्टिवेशन में क्या होता है? दिस इज स्टैंडर्ड बोलते हैं ना इसको। इसके बाद कौन से हैं? विंग्स। और सबसे नीचे वाले पेटल्स क्या होते हैं? ये फ्यूज है, देखिए फ्यूज है ना, ये इनको क्या बोलते हैं आप? कील। ये दोनों फ्यूज होते हैं। तो टोटल कितने पेटल्स? 5। तो 2 एंटीरियर पेटल्स क्या है यहाँ पे? फ्यूज हैं, इनको आप क्या बोलते हैं? कील। और ये फैबेसी फैमिली का कैरेक्टर होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? फैबेसी फैमिली में पी, बीन्स ये सब आती है, राइट। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन, ये भी सही, मतलब ये भी सही हो गया थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, इट शोज एपिपेटलस कंडीशन इन जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ये एपिपेटलस कंडीशन को शो करता है, ये बिल्कुल गलत है। एपिपेटलस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि स्टेमन पेटल से फ्यूज्ड है। स्टेमन किसके साथ फ्यूज है? पेटल्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया है 5 पेटल्स दिए हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? वैक्सिलरी एस्टिवेशन को शो कर रहा है, ये 2 फ्यूज है, 5 पेटल्स। और एंड्रोसियम कितने दिए हैं? 9+1। तो ये दोनों अलग अलग लिखे हुए फॉर्मूला में, तो ये एपिपेटलस कंडीशन नहीं है। यहाँ पे पेटल्स और स्टेमन फ्यूज नहीं है। अगर ये फ्यूज होता तो कैसे साइन होता? ऊपर से ऐसे कनेक्टेड होता है, लेकिन ये फ्यूज नहीं है तो ऐसा साइन नहीं दिया हुआ है, राइट। तो यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन दिस क्वेश्चन। तो इनकरेक्ट ही बताना है आपको। तो 55 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 में किसको डाउट है? रेज योर हैंड। इन 56, 57, 57 में डाउट है क्या भाई? Which of the following cannot be placed in kingdom fungi? पहला है क्लेविसेप्स, एस्कोमाइस्टिस में आता है। स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्टा में आता है, ठीक है। तो 57 का सेकंड ऑप्शन। 58, द एडिबल पार्ट इन लीची। लीची का जो एडिबल पार्ट होता है वो होता है एरिल। जो आप फ्लैसी पार्ट ऑफ लीची खाते हैं दैट इज एरिल। और एरिल क्या है? एक्स्ट्रा सीड कवरिंग होती है। सीड के ऊपर एक फ्लैसी कवरिंग है जिसको आप बोलते हो एरिल, एंड दैट इज एडिबल इन लीची। तो क्वेश्चन नंबर 58 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 59 में 60, क्वेश्चन नंबर 61, 62 में किसको डाउट है? रेज योर हैंड। भाई 62 में क्या दिया है? द टेक्निकल टर्म इज यूज्ड फॉर द स्टेमन ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। स्टेमन ऑफ सनफ्लावर जो होते हैं सिनजेनेसिस होते हैं। सिनजेनेसिस का मतलब क्या है कि उनके स्टेमन जो होते हैं एग्रीगेटेड होते हैं। क्या होते हैं? और उनके स्टेमन एग्रीगेटेड है लेकिन उनके एंथर पार्ट से। सिनजेनेसिस सनफ्लावर में देखा जाता है। ये यहाँ पे क्या है? स्टेमन। क्या बना दिया मुझे? ये स्टेमन थोड़ी है कुछ भी यार, ध्यान दो प्लीज, राइट। ये सही बनाया मैंने है यार। वो वाला चैप्टर इतना पढ़ा लिया ना मैंने, उसकी आदत पड़ गई। क्या समझे? बॉयज एंड बॉयज कीप क्वाइट। तो यहाँ पे एंथर वाले पार्ट फ्यूज हैं। दीज आर एग्रीगेटेड, सारे एग्रीगेटेड है स्टेमन, लेकिन फ्यूज कौन से हैं? सिर्फ एंथर वाले पार्ट
और फिलामेंट वाले पार्ट क्या है? फ्री है या नहीं है? इसे सिनजेनेसिस बोलते हैं और ये सनफ्लावर में देखा जाता है। आर यू रेडी और नॉट? एक सिनएंड्रस भी होता है। सिनएंड्रस में ये पूरा फ्यूज होता है, एंथर भी और स्टेमन भी। आर यू रेडी और नॉट? लेकिन सिनजेनेसिस में एंथर वाले पार्ट से वो फ्यूज होता है, राइट? और फिलामेंट क्या है उसका? फ्री। क्वेश्चन नंबर 63 में किसको डाउट है? रेज योर हैंड। 64, 65, 65 में किसको डाउट है? ओके जी, ओके, बता देते हैं। 65 में बोला which of the following type of fruit is formed by modification of inflorescence? इन्फ्लोरेसेंस के मॉडिफिकेशन से फ्रूट बनता है, यानी कि ऐसा फ्रूट जिसमें कि पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस इस्तेमाल हो जाता है। आर यू रेडी और नॉट? ये आपको बताना है। जनरली फ्रूट क्या होते हैं? ओवरी बनता है फ्रूट, राइट? लेकिन यहाँ पे पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही फ्रूट बना रहा है। क्या समझे? तो आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है। एकिनी फ्रूट बिल्कुल गलत। एकिनी फ्रूट में क्या होता है? जो फ्रूट बॉल होती है सीड के साथ लूजली अटैच होती है, ठीक है? ऐसे फ्रूट को एकिनी फ्रूट कहते हैं। इसका एग्जांपल है मिराबिलस, आसानी से सीड को लूज कर देती हो। हेस्पेरिडियम फ्रूट, हेस्पेरिडियम फ्रूट में इन्फ्लोरेसेंस से मॉडिफिकेशन नहीं होती है। हेस्पेरिडियम फ्रूट सिट्रस होता है। सिट्रस की जो आपने देखा ऑरेंज, ऑरेंज का जो छिलका आप उतारते हो, उस छिलके में एपिकार्प और मेसोकार्प दोनों फ्यूज होते हैं, पता है आप लोगों को? उसकी जो स्किन है जिसको आप रिंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिंड, यानी कि उसका जो छिलका है उसमें एपिकार्प और मेसोकार्प दोनों फ्यूज होते हैं। और जो फ्लैशी जूसी पार्ट आप खाते हैं उसमें फ्लैशी जूसी हेयर्स देखते हैं आप, जूसी हेयर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, वो एंडोकार्प की मॉडिफिकेशन होता है। तो उसका जो एडिबल पार्ट है सिट्रस का वो क्या है? एंडोकार्प, ठीक है? तो यहाँ पे राइट ये पूरे इन्फ्लोरेसेंस से मॉडिफाई नहीं होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बात आपको याद रखनी है। तो ये गलत हो गया। यहाँ पे साइकोनस फ्रूट दिया है थर्ड ऑप्शन में। आर यू रेडी और नॉट? तो साइकोनस फ्रूट विल बी राइट आंसर। साइकोनस फ्रूट का एग्जांपल है फिग। हैव यू सीन फिग? फिग, पीपल देखा है? फिग देखा है? फिग क्या है? साइकोनस फ्रूट है। उसमें पूरा इन्फ्लोरेसेंस मॉडिफाइड हो जाता है। वो पूरे इन्फ्लोरेसेंस को जो है वो फ्रूट में मॉडिफाइड होता है। और इसके इन्फ्लोरेसेंस को आप हाइपोथेडियम, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। इसमें साइकोनस फ्रूट कैसा होता है मैं आपको बता देता हूं। ये फ्रूट है, ये यहाँ पे फ्रूट है। इज दैट क्लियर? इस फ्रूट में ऊपर की साइड आप मेल फ्लावर देखते हैं, काफी सारे ऐसे देखते हैं ना आप वहां पे। जब अंदर से उस फ्रूट को आप छील के खाएंगे, छील के खाने की जरूरत नहीं है उसको फोड़ के भी खा सकते हैं, छीलने की जरूरत ही नहीं। छिलका उसमें ऐसा कुछ खास होता ही नहीं है। ये नीचे वाले फीमेल फ्लावर होते हैं और ऊपर वाले वो पूरे फ्लावर होते हैं उसके अंदर। ऊपर वाले क्या होते हैं? मेल फ्लावर। आर यू रेडी और नॉट? और ये जो फ्लैशी पार्ट होता है पूरा इन्फ्लोरेसेंस वाला पार्ट होता है। क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस वाला पार्ट। फ्लैशी रिसेप्टेकल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? समझ आई चीजें? फ्लैशी रिसेप्टेकल। तो ये यहाँ पे पूरा इन्फ्लोरेसेंस से मॉडिफाइड है साइकोनस फ्रूट। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से मॉडिफाइड होता है, राइट? इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे इसने बोला है कि मॉडिफिकेशन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कौन सा है? साइकोनस फ्रूट। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से मॉडिफाइड होता है। पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो कि यानी पूरा फ्लोरल एक्सिस है वो पूरा फ्रूट बना रहा है। आर यू गेटिंग? क्वेश्चन नंबर 66 में किसको डाउट है? रेज योर हैंड। 67, 66 इसने बोला है कि which of the following is not a physiological effect of auxin? ऑक्सिन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कौन सा नहीं है? पहला है डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम। डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम को ऑक्सिन प्रमोट करता है, राइट? सेकंड क्या है? प्रिवेंशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एब्सिसिजन लेयर एट द बेस ऑफ यंग लीव्स। आर यू गेटिंग और नॉट? प्रिवेंशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एब्सिसिजन लेयर, राइट? ये एब्सिसिजन को प्रमोट नहीं करता है। इज दैट क्लियर? ये एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। एब्सिसिजन का एंटागोनिस्ट होता है ऑक्सिन, पता है आप लोगों को? ठीक। यहाँ पे थर्ड एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, ये पढ़ा होगा आपने। तो तीनों फंक्शन है। चौथा क्या? डिले सेंसेंस। सेंसेंस को डिले करता है साइटोकाइनिन हार्मोन, ना कि ऑक्सिन। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ऑक्सिन का फंक्शन है डिले सेंसेंस। सेंसेंस को कौन सा हार्मोन डिले करता है? साइटोकाइनिन, ना कि ऑक्सिन। तो क्वेश्चन नंबर 66 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल हैज नॉट बीन 67 किसको डाउट है? रेश योर हैंड। कुछ लोग जो है ना यहाँ पे क्वेश्चंस को बिना समझे ही हाथ खड़े कर दे रहे हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है अच्छे से, है ऐसे ही रैंडमली हाथ खड़ा कर देना है, क्यों भाई? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल हैज नॉट बीन अचीव्ड इन, सेल किस में नहीं होती? वायरस में। वायरस का एग्जांपल एक ही है यहाँ पे, बैक्टीरियोफेज। तो आंसर क्या आएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 68, राइबोसोम्स आर फाउंड। 68 किसी से डाउट है? रेश योर हैंड। किसी का नहीं? 69, रेश योर हैंड। 69 किसका डाउट है? अगर रियल में डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 किसका डाउट है आपका? 70 में क्या दिया? सिलेक्ट द करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर आपको सिलेक्ट करना है। पहला है C4 साइकिल, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हैज 5C, बिल्कुल गलत। C4 साइकिल पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4C ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। दूसरा C3 साइकिल 5 ATP एंड 2 NADPH2 रिक्वायर फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 CO2, बिल्कुल गलत। एक CO2 की फिक्सेशन के लिए 3 ATP चाहिए और 2 NADPH2 चाहिए। आर यू रेडी और नॉट? रिडक्शन में 2 ATP, रीजनरेशन में 1 ATP और NADPH2 रिडक्शन में चाहिए होते हैं, राइट? तो ये 5 ATP गलत दे दिया यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन देखिए, फोटोसिस्टम सेकंड फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। फोटोसिस्टम फर्स्ट में जाके NADPH2 की फॉर्मेशन होती है। आपने पढ़ा होगा साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फोटोसिस्टम फर्स्ट जहां पे होता है वहां पे NADPH2 रिडक्टेज एंजाइम होता है जो कि NADPH2 की फॉर्मेशन करता है, राइट? तो ये गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मैग्नीज एंड क्लोराइड आयन, बिल्कुल सही। मैग्नीज और क्लोराइड आयन दोनों ही फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं। आर यू रेडी और नॉट? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 71, व्हिच इज कॉमन बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स। जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स में वेसल्स नहीं होते। आर यू रेडी और नॉट? बट ट्रैकिड्स आर प्रेजेंट इन बोथ। तो यहां पे जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 किसका डाउट है? रेशियो हैंड। 73, 74, 73। भाई देखो 73 में काफी सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, राइट? और बताना है कि इसमें से हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। रॉन्ग स्टेटमेंट सिलेक्ट करने हैं आपको। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए, C4 साइकिल कंज्यूम्स 2 ATP एडिशनल फॉर द फिक्सेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 देन C3 साइकिल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। क्यों? क्यों है? C4 साइकिल में C3 पाथवे होता है, 3 ATP वहां इस्तेमाल होंगे। C4 साइकिल में उसके बाद रीजनरेशन होता है कि नहीं होता है? तो 2 ATP वहां पे इस्तेमाल हो जाते हैं। आर यू रेडी और नॉट? C3 साइकिल में C3 पाथवे में तो अलग 3 ATP चल रहे हैं और बाकी रीजनरेशन वाला जो स्टेप आता है ना C4 साइकिल का लास्ट वाला, उसमें 2 ATP लगते हैं। कितने लगते हैं? 2 ATP। तो एक C4 साइकिल में एक CO2 की फिक्सेशन के लिए टोटल कितने ATP लगे? 5। और 6 CO2 की फिक्सेशन के लिए कितने ATP लगे? मल्टीप्लाई कर दो, 5 into 6 इक्वल टू व्हाट? बड़ा आसान सा समय है। आर यू रेडी और नॉट? नहीं आई चीजें समझ में? तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया है, इसको गलत मत समझ लेना। सेकंड स्टेटमेंट बी, इन एंडोडर्मिस ऑफ रूट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल टेक प्लेस थ्रू बोथ सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट, बिल्कुल गलत है भाई, सरासर गलत। एंडोडर्मिस में क्या होता है? सुबेरिन, और सुबेरिन दैट इज इम्पीरियस टू वाटर। तो एपोप्लास्टिक मूवमेंट नहीं होगी क्योंकि एपोप्लास्टिक इंट्रासेलुलर स्पेस से जाता है। तो यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटल कंडक्शन होगा वाटर का। प्लाज्मोडेस्मेटल कंडक्शन को क्या कहते हैं? सिम्प्लास्ट, ओनली सिम्प्लास्ट। यहाँ पे दोनों दिए तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। स्टेटमेंट नंबर सी देखिए, क्रैब साइकिल इज एम्फिबोलिक पाथवे, बिल्कुल गलत। सही है क्या ये? एक सेकंड, क्रैब साइकिल इज एम्फिबोलिक पाथवे गलत है। ये कैटाबोलिक पाथवे है, पूरा रेस्पिरेशन इज एम्फिबोलिक पाथवे। वो बात अलग है कि इसके जो प्रोडक्ट हैं क्रैब साइकिल के, वो दूसरे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कंप्लीट रेस्पिरेशन को यहाँ पे एम्फिबोलिक पाथवे कंसीडर करेंगे। क्रैब साइकिल को आप कैटाबोलिक पाथवे कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? कैटाबोलिक पाथवे। तो ये गलत हो गया भैया आपका। डी ऑप्शन देखिए, ट्रांसपिरेशन पुल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एसेंट ऑफ सैप एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में इसका कोई रोल नहीं है भाई। एसेंट ऑफ सैप को प्रमोट करता है ना ये,
फोटोसिंथेसिस में क्या रोल है? देयर इज नो रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन फुल एसेंट ऑफ सैप को मेंटेन करने में हेल्प करता है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये स्टेटमेंट ई, गार्डन नेस्टर्सियम, नेस्टर्सियम बोलते हैं इसको, कोलोसेसिया शो गटेशन नहीं, इनमें गटेशन नहीं होता है, राइट। तो यहां पे हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग? तो यहां पे कितना आएगा? एक सेकेंड, 4 विल बी राइट आंसर। लेकिन आंसर की में क्या दिया है यहां पे? मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया यहां पे? एक सेकेंड, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग? हाँ भाई 4, ये 3rd ही आएगा ना, 4th आएगा इसमें। हाँ, मेक इट करेक्ट, सही बोला है मैंने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, व्हाट इज कॉमन बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटी डिफ्यूजन, राइट। क्या कॉमन होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटी डिफ्यूजन में? इसमें किस किस को डाउट है? रेशियो एंड किसको है आपको? भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटी डिफ्यूजन में कॉमन क्या होता है? उसमें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है और उसमें क्या होता है, राइट, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को इनएक्टिव कर सकते हैं इनहिबिटर्स, इज दैट क्लियर? तो ये दोनों में होता है। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, रिस्पॉन्ड टू इनहिबिटर्स एंड आर अंडर हार्मोनल रेगुलेशन, इज दैट क्लियर? ट्रांस मेम्ब्रेन जो प्रोटीन्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं इनहिबिटर्स के लिए और हार्मोनल रेगुलेशन करते हैं, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक, तो यहां पे आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। इसके बाद 75 में किस को डाउट है? रेशियो हैंड 75 में पहला देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, इनिशिएशन ऑफ रूट एंड रूट हेयर फॉर्मेशन एट लो कंसंट्रेशन। देखिए रूट हेयर की जो फॉर्मेशन को इंड्यूस करते हैं वो 2 हार्मोन करते हैं, एक ऑक्सिन और दूसरा इथाइलिन। तो यहां पे इथाइलिन आ जाएगा। इसके बाद बी क्या है? इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एप्पल, जिब्रेलिन, किसका रोल है? जिब्रेलिन का। सी क्या है? इनिशिएशन ऑफ सेंसेंस एंड बड डोरमेंसी, इसमें क्या आएगा? एब्सिसिक एसिड, राइट। तो यहां पे इसको मैच कर लीजिए आप, 75 का कौन सा आंसर आएगा? 4। 76 में किसको डाउट है? रेशियो एंड 76 में आपको छाट दें किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के यहां पे 4 एग्जांपल होंगे, सुडोमोनास, नोस्टोड, एनेबिना एंड विब्रियो। ये 4 एग्जांपल है, बाकी नहीं है। तो 76 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 में किसको डाउट है? 78, 79, 80, 81, किसमें? 81 में। 81 में क्या है? Which of the following event occurs in diploid stage of prophase 1 of meiosis 1? इसमें से कौन सा इवेंट जो है डिप्लोइड स्टेज में होता है? डिप्लोइड स्टेज किसमें होती है? प्रोफेज 1 में होती है, किसके? मेयोसिस 1 के। तो डिप्लोइड स्टेज का इवेंट आपको यहां पे बताना है। तो पहला इवेंट है टर्मिनलाइजेशन, ये डायगाइनेसिस में होता है, डिप्लोइड में नहीं होता। सेकंड, अपीयरेंस ऑफ लैम्प्रस क्रोमोसोम इन प्राइमरी यूसाइट ऑफ सम एम्फीबियंस, बिल्कुल सही। लैम्प्रस क्रोमोसोम जो होता है, राइट, ये कैरेक्टर होता है डिप्लोइड स्टेज का, राइट, डिप्लोइड स्टेज ऑफ oocyte और एम्फीबियंस। आर यू गेटिंग और नॉट? बात समझ में आ रही है? लैम्प्रस क्रोमोसोम, तो यही स्टेप होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 81 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 82, 83, 83 भाई थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है, थोड़ा जल्दी कीजिए, राइट। 83 क्या है? Selaginella and Salvinia are considered to represent a significant step towards evolution of seed habit because, right, यहाँ पे Selaginella and Salvinia ये दोनों इंडिकेट करते हैं evolutionary seed habit को। क्यों? क्योंकि इसमें इसका ऑप्शन जो आएगा करेक्ट वो 4th ऑप्शन आएगा, क्योंकि इसमें जो होता है embryo develops in female gametophyte। embryo किसमें डेवलप होता है? सीड में, ठीक है। तो एम्ब्रियो यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है, व्हिच इज रिटेन्ड टू द पेरेंट स्पोरोफाइट। सीड किस पे अटैच रहता है? फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो साइट किसमें होता है? सीड में।
स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी, हायर प्लांट में मेनली स्पोरोफाइट होती है, पता है ना आपको। तो ये कैरेक्टर होगा जो कि सीड हैबिटेट के इवोल्यूशन को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 84, 85, 86, 84, which one of the following is not essential mineral element for plants which the while the remaining 3 are, जो एसेंशियल एलिमेंट नहीं होता प्लांट के लिए, दैट इज सोडियम। आपने 17 एसेंशियल एलिमेंट पढ़े होंगे, देखना उसमें सोडियम नहीं है और बाकी सारे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, 86, 86, राइट। 86 में क्या दिया है, which one of the following is correctly matched, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच करता है आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्टली मैच करता है तो वो मैच करता है ऑप्शन नंबर 2, टर्मरिक। टर्मरिक में राइजोम होता है, ठीक है, ये कुछ दिन पहले भी बताया था मैंने आपको। बाकी सब गलत है। एमोर्फोफैलस में रिप्रोडक्शन फ्लावर की हेल्प से होता है, शक्कर की हेल्प से नहीं होता। क्लेमिडोमोनास में जूस स्पोर होते हैं, ना कि नेक्ड पायरिनोइड्स होते हैं। एल्बुगो कैंडिडा, एल्बुगो को कंजुगेशन फंजाई नहीं कहा जाता है, राइट। जाइगोमास्टिस, राइजोपस को कंजुगेशन फंजाई कहा जाता है। आर यू गेटिंग और नॉट? राइजोपस को कहा जाता है, एल्बुगो को कंजुगेशन फंजाई नहीं कहा जाता। जाइगोमास्टिस की क्लास को कंजुगेशन क्या कहा जाता है, कंजुगेशन फाइकोमास्टिस या कंजुगेशन फंजाई। फाइकोमास्टिस के 2 ग्रुप होते हैं, ओमास्टिस एंड जाइगोमास्टिस। जाइगोमास्टिस को क्या कहा जाता है, कंजुगेशन फंजाई, जबकि एल्बुगो किसका एग्जांपल है, वो ओमास्टिस का एग्जांपल है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे 86 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 87, 87 में मार्सिलिया एंड पाइनस आर सिमिलर इन हैविंग, मार्सिलिया किसमें आता है, टेरिडोफाइट्स में, और पाइनस किसमें आता है, जिम्नोस्पर्म में। तो ये इसमें क्या क्या सिमिलैरिटी है, इसमें स्पोरिक म्यूसिस होती है, बिल्कुल सही। टेरिडोफाइट्स में क्या देखी जाती है, डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल या हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, इज दैट क्लियर। और जिम्नोस्पर्म में कौन सी देखी जाती है, डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। जहां पे डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल या हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल हो वहां पे स्पोरिक म्यूसिस होता है, राइट, ये सही है। हेटेरोस्पोर्स होते हैं दोनों में, ये भी सही है। वेस्कुलर टिश्यू डेवलप हो जाते हैं इनमें, टेरिडोफाइट्स। पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट किनको माना जाता है, टेरिडोफाइट्स को, क्योंकि उसमें पहली बार टेरेस्ट्रियल वो वेस्कुलर टिश्यू डेवलप होते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीस विल बी राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 87 का फोर्थ स्टेटमेंट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, सेल व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब आर कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल में प्रेशर को कौन मेंटेन करता है, सीव ट्यूब में प्रेशर को कौन मेंटेन करता है, कंपेनियन सेल। 89 में भी डाउट है लोगों को। द थैलोइड बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड इज नोन एज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बोला जाता है थैलोइड बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड को। क्वेश्चन नंबर 90 में which one of the following does not differ in E. coli and Chlamydomonas? राइबोसोम E. coli में प्रोकैरियोटिक सेल में 70S होते हैं, Chlamydomonas यूकैरियोटिक सेल में आता है 80S होते हैं। तो ये तो डिफरेंट हो गए। सेकंड ऑप्शन क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोटिक सेल में E. coli में न्यूक्लियस नहीं होता है, Chlamydomonas में न्यूक्लियस होगा, तो क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है। सेल वॉल, दोनों में अलग-अलग टाइप की सेल वॉल होती है, राइट। सेल मेम्ब्रेन सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 90 का फोर्थ ऑप्शन में भी राइट आंसर। इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर यहीं पे कंप्लीट हुआ।